नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का बर्थ सर्टिफिकेट कैसा दिखता है? वो लिखा है हमारे देश के संविधान के पहले 10 आर्टिकल्स में। ये वो नियम है जो हमारी राष्ट्रीय पहचान की बिल्कुल बुनियाद रखते हैं। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि ये हैं क्या। संविधान की शुरुआत ही होती है इस शक्तिशाली पंक्ति से। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है। ये इस बात की नींव रखता है कि ये राष्ट्र क्या है, इससे पहले कि ये तय किया जाए कि इसके लोग कौन हैं। इन शुरुआती अनुच्छेदों को समझने के लिए हम इन्हें दो पिलर्स यानी दो खंभों की तरह देख सकते हैं। पहला पिलर वो हमारे घर को परिभाषित करता है, यानी हमारा राष्ट्र, उसका क्षेत्र। और दूसरा पिलर ये बताता है कि उस घर में कौन रहता है, यानी हम यहाँ के नागरिक। तो चलिए पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला है और भारत की जो फिजिकल और पॉलिटिकल बनावट है उसे तय करता है। यहाँ राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये शब्द बहुत गहरे मायने रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत राज्यों के बीच हुए किसी समझौते या डील का नतीजा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी अखंड इकाई है और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब यहीं पर एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही खास पावर सामने आती है। हमारे संविधान बनाने वालों ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संसद को ये अधिकार दिया कि वो देश की आंतरिक सीमाओं को, यानी राज्यों के नक्शे को बदल सकती है। अगले कुछ अनुच्छेद इसी शक्ति के बारे में बताते हैं। तो ये पावर काम कैसे करती है? देखिए, आर्टिकल 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सके, जैसे गोवा को किया गया। फिर आता है आर्टिकल 3, जो संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने या फिर तेलंगाना जैसा कोई नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। और सबसे खास बात यह है कि आर्टिकल 4 के मुताबिक इन बदलावों के लिए कोई बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन नहीं चाहिए, बस एक सरल संसदीय प्रक्रिया से ये काम हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये नियम क्या बताते हैं? ये साफ करते हैं कि भारत एक अविनाशी संघ है, एक ऐसा यूनियन जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बाहरी सीमाएं अटूट हैं, लेकिन देश की जरूरतों के हिसाब से आंतरिक संरचना को लचीला रखा गया है, उसे बदला जा सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई देश की जमीन की बात। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यहाँ फोकस जमीन से हटकर सीधा लोगों पर आ जाता है। ये वो नियम है जिन्होंने ये तय किया कि इस नए नए बने राष्ट्र का नागरिक आखिर कौन होगा। आर्टिकल 5 से 8 उस वक्त की जो उलझी हुई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी उसे दिखाते हैं। आर्टिकल 5 ने उन लोगों को नागरिकता दी जो तब भारत में रह रहे थे। आर्टिकल 6 और 7 ने विभाजन के कारण पाकिस्तान से आने जाने वाले लोगों के लिए खास नियम बनाए। और आर्टिकल 8 ने उन भारतीय मूल के लोगों के लिए रास्ते खोले जो विदेश में रह रहे थे। ये सब उस एक ऐतिहासिक पल की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए थे। इन सभी शुरुआती नियमों के बीच एक बहुत ही साफ और पक्का सिद्धांत, एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया था जो आर्टिकल 9 में मजबूती से लिखा गया है। एक भारतीय नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक होगा। ये सिद्धांत आर्टिकल 9 में बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ये कई दूसरे देशों से अलग है जहां दोहरी नागरिकता यानी एक से ज्यादा देशों के प्रति वफादारी की इजाजत होती है। और आखिर में आर्टिकल 10 एक तरह से स्टेबिलिटी देता है, एक गारंटी देता है। ये कहता है कि इन शुरुआती नियमों के तहत जिसे भी नागरिकता मिली है वो नागरिक बना रहेगा जब तक कि भविष्य में संसद नागरिकता पर कोई नया कानून न बनाए। तो जब हम इन दोनों पिलर्स को यानी क्षेत्र और नागरिक एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें एक आधुनिक राष्ट्र की नींव दिखती है। ये सिर्फ पुराने नियम नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी कायम है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, भारत एक अटूट अविभाज्य संघ है। दूसरी, संसद के पास देश के अंदर राज्यों का नक्शा बदलने की शक्ति है। तीसरी, हमारी नागरिकता एकल है जो एक साफ राष्ट्रीय पहचान बनाती है। और इन सब ने मिलकर भारत के जन्म के उस मुश्किल दौर में देश को एक मजबूत स्थिरता दी। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज 75 साल बाद भी जमीन और पहचान से जुड़े ये बुनियादी नियम आज के इस आधुनिक और लगातार बदलते भारत को किस तरह से आकार दे रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।